हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति का सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे हम। भारतीय संस्कृति क्या होती है ना? भारतीय संस्कृति क्या है? एक सेकेंड। भारतीय संस्कृति क्या है ये जानेंगे। उसके बाद इसकी विशेषताओं को देखेंगे। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सभ्यता और संस्कृति क्या होती है और इनमें मूलभूत अंतर क्या होता है ना? सभ्यता एवं संस्कृति, है ना? आपको वैसे ये पता होगा कि जहाँ संस्कृति एक अमूर्त अवधारणा है, वहीं सभ्यता एक मूर्त अवधारणा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विरासत के बारे में, है ना? हेरिटेज क्या होती है? विरासत विरासत एवं इसका संरक्षण हम कैसे करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद इसके बारे में बताते हैं और कौन कौन से वैधानिक और कानूनी मानदंड इनके बारे में है, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कला के विविध रूप, है ना? कला के आर्ट्स के कला के विविध रूप, कला के विविध रूपों को जानेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे स्थापत्य कला, है ना? स्थापत्य कला को देखेंगे। स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या क्या आएगा? चैत्य आएगा, विहार आएगा, चैत्य आएगा, विहार आएगा, है ना? चैत्य आएगा, विहार आएगा। दिक्कत आ रही है। चैत्य आएगा, विहार आएगा, मंदिर, मस्जिद, सिनेगाग भी इसी के अंतर्गत आएंगे, है ना? और क्या बचा है? और गुरुद्वारा भी इसी के अंतर्गत आएगा, है ना? तो ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, स्थापत्य कला के अंतर्गत आएंगे। ठीक है? दूसरा हम देखेंगे शिल्प कला। शिल्प कला के बारे में जानेंगे। शिल्प कला, इसके अंतर्गत हम निम्न चीजों को देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? जैसे मैं बना देता हूँ। पहला देखेंगे स्तंभ कला। स्तंभ कला, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम मूर्ति कला। मूर्ति कला का भी 3 तरह से विभाजन रहेगा। कौन कौन सा? मथुरा शैली, है ना? गांधारी शैली, और तीसरा रहेगा अमरावती शैली, अमरावती शैली। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये कितने हो गए थे? दूसरा हो गया था। तीसरा हम देखेंगे इसी में जो ये मैंने बताया था, इसके नीचे शिल्प कला के अंतर्गत ही हम देखेंगे मूर्ति कला के बाद वस्त्र निर्माण कला को हम देखेंगे, है ना? वस्त्र निर्माण
कला को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मृदभांड। जो बर्तन होते हैं वो मृदभांड निर्माण। निर्माण कला को जानेंगे। ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट रहेगा इसी के सब पार्ट से। अब तीसरा नंबर का रहेगा चित्रकला, है ना। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे चित्रकला, है ना। चित्रकला के अंतर्गत क्या क्या आता है? चित्रकला के अंतर्गत आता है सबसे पहले चित्रकला के तत्वों को जानेंगे, है ना। रेखा प्रधानता क्या होती है, इस तरह से चित्रकला के तत्व, है ना, क्या क्या तत्व होते हैं, चित्रकला के तत्वों को जानेंगे। ठीक है, फिर हम प्राचीन काल से ही सारी चित्रकलाओं को जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में। प्रागैतिहासिक चित्रकला, उसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा की चित्रकला, हड़प्पा चित्रकला के बारे में जानेंगे। ठीक है? उसके बाद क्या जानेंगे हम बौद्ध या अजंता चित्रकला के बारे में जानेंगे। बौद्ध या अजंता चित्रकला के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मुगल चित्रकला के बारे में। मुगल चित्रकला के बारे में, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कुछ क्षेत्रीय चित्रकलाएं, उनके बारे में जानेंगे। क्षेत्रीय चित्रकलाओं के बारे में जानेंगे, जैसे कौन कौन सी होगी क्षेत्रीय चित्रकला के अंतर्गत, है ना। क्षेत्रीय दक्कनी, है ना, क्षेत्रीय चित्रकलाओं के अंतर्गत आएंगी, है ना। पहाड़ी, मंजूषा, मधुबनी, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर रहेगा नृत्य संगीत के बारे में हम जानेंगे, है ना। शास्त्रीय संगीत वगैरह, है ना, नृत्य संगीत के बारे में जानेंगे, या गायन वादन भी से। फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे रंगमंच के बारे में जानेंगे। रंगमंच क्या होता है, इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से, वो बारे में जानेंगे। छठे नंबर पे हम देखेंगे साहित्य के बारे में जानेंगे, है ना। जैसे हिंदी साहित्य, असमी साहित्य, तमिल साहित्य, तेलुगु साहित्य, इसके बारे में हम जानेंगे, साहित्य के बारे में। सातवें नंबर पे हम देखेंगे धर्म दर्शन। धर्म, है ना? धर्म दर्शन में बेसिकली जो भी चीज़ें आएंगी हम मिडाइवल और प्राचीन भारत के साथ जब उसे पढ़ेंगे तो उसे कवर करते जाएंगे, है ना। धर्म दर्शन में जैसे भक्ति आंदोलन हो गया, है ना, इसके बारे में कौन से किसने कौन से वो चलाए, जैसे अनेकांतवाद, इस तरह से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? सभ्यता और संस्कृति। स्टार्ट करते हैं सभ्यता और संस्कृति। सबसे पहले देखते हैं हम संस्कृति क्या होती है। संस्कृति क्या होती है? तो संस्कृति एक अमूर्त अवधारणा है, एक अमूर्त अवधारणा
मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से, है ना, मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से, है ना, मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से जिन चीजों का निर्माण करता है ना, जिन चीजों का निर्माण करता है, इन चीजों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृति। संस्कृति ठीक। अब सभ्यता क्या होती है? सभ्यता सबसे पहले ये तो एक अमूर्त नहीं है, ये मूर्त अवधारणा है ना? मूर्त अवधारणा है, ठीक है। मानव की भौतिक क्षेत्र में जो प्रगति होती है ना, मानव की भौतिक क्षेत्र में भौतिक क्षेत्र में जो प्रगति या उन्नति होती है, प्रगति होती है, वो उसकी सभ्यता कहलाती है ना। जैसे बहुत सारी इमारतें बना लेना, नगरीकरण का स्तर प्राप्त कर लेना, है ना, तो ये सब क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है ना। सभ्यता और संस्कृति में हम अब अंतर देख सकते हैं, है ना, अगर जानना चाहे अंतर तो अंतर, एक तरफ संस्कृति और एक तरफ सभ्यता। तो सबसे पहले संस्कृति तो देखेंगे, तो ये क्या है? ये अमूर्त अवधारणा है, पहला अंतर देखेंगे, अमूर्त है ना। सभ्यता को देखेंगे तो ये क्या है? मूर्त अवधारणा है ना, टेंजेबल है। दूसरा, ये मानव का आचार विचार, जो मानव का आचार विचार, खान पान, ये स्थिति को दर्शाती है संस्कृति, है ना। आचार विचार, आचार विचार, खान पान, है ना, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें आएगा नगरीकरण, है ना? नगरीकरण, भौतिक संपदा, भौतिक संपदा, भौतिक संपदा आदि को इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन है भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बीच में। अब हम देखेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या होगी। एक इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जो जैसे फूल होता है ना, फूल और उसकी सुगंध से हम सभ्यता और संस्कृति को समझ सकते हैं। अगर फूल सभ्यता है तो उसकी सुगंध किस तरह से है, वो उसकी संस्कृति कहलाएगी, है ना। फूल एक
भौतिक चीज है तो वो सभ्यता मान सकते हैं, और उसकी जो सुगंध है वो संस्कृति के रूप में हम देख सकते हैं। अब हम पता करेंगे कि भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता, भारतीय संस्कृति की विशेषता है ना। पहला आएगा प्राचीनता। मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ डिटेल। प्राचीन, भारतीय संस्कृति मिस्र और मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है उनके समकक्ष ठहरती है। मतलब भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है। कैसे पता चलता है? क्योंकि जो भीमबेटका है ना, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है ना। भीमबेटका, जो भीमबेटका की गुफा में जो चित्र बने हैं वो भारत की प्राचीनता को दर्शाते हैं। जो चित्र अभी भी वहां पे बने हुए है ना, वो भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को बताते हैं। और जो वेदों की रचना है, 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी जो रचना है प्राचीन साहित्य से जुड़ी, मतलब प्राचीन साहित्य इन ग्रंथों के रूप में माने जाते हैं। तो ये भी भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के बारे में बताते हैं। ठीक है। दूसरी हमारी विशेषता है भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण, वो है निरंतरता। निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी। कैसे निरंतरता? आप देखेंगे कि जो हड़प्पा संस्कृति में दीवारों पर स्वास्तिक का जो चिन्ह बनाया जाता था, है ना, स्वास्तिक का चिन्ह ऐसे बनता है, मैं बता देता हूँ, है ना, स्वास्तिक का जो चिन्ह बनता है इस तरह से बनता है ना। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह कब से चले आ रहा है? ये आ रहा है हड़प्पा संस्कृति से, है ना। हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह पाया गया था। वर्तमान में भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, जब कोई गृह प्रवेश होता है या कोई अनुष्ठानिक कार्य होता है तो स्वास्तिक का चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है। तो आज तक हम इसको अपनाए हुए हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति अपनी निरंतरता के तत्व को लिए हुए है ना। और पहले हम क्या पशुपति नाथ की मूर्ति, पहले जो लोग थे वो पशुपतिनाथ की उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे, जो आज भी प्रचलित है। मातृ देवी की पूजा, है ना, मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है। तो ये सब भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बताते हैं ना। अभी भी देखो पशुपतिनाथ की पूजा होती है, मातृ देवी की पूजा होती है ना, और प्रकृति की पूजा भी होती है। आप देखिए प्रकृति की पूजा पहले भी होती थी और अभी भी होती है। जैसे आप देखिए तुलसी के पौधे की हम पूजा करते थे। तुलसी के बाद वो एक और कौन सा पेड़ होता है, पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष भी महिलाएं पूजा करती है, पीपल के वृक्ष की। पहले भी पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी, है ना। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति की निरंतरता भी विद्यमान। थर्ड हमारी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आती है, वो आती है विविधता। क्या आती है? विविधता। भारत की जो जलवायु और इसकी अर्थव्यवस्था है वो बहुत सारी विशेषताओं को अपने आप में समाहित करती है ना। इसी कारण हमारे यहाँ पे खान पान, जो खान पान रहता है, वेशभूषा, रीति रिवाज में विविधता दिखाई देती है ना। भारत में बहुत सारे तीर्थ स्थल है ना, इससे भी आवागमन बना रहता है ना। हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, भारत जितना बड़ा भारत है, हर क्षेत्र में सभी धर्मों के तीर्थ स्थल बने हुए हैं। तो इससे भारत की विविधता का प्रसार होता है ना। भारत में, और भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, इससे भी भारतीय
विविधता को बल प्राप्त होता है ना। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे विशेष बताना चाहता हूँ कि भारत में विविधता होते हुए भी सभी लोग एक दूसरे से राष्ट्रीयता के सूत्र में बंधे हुए हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, विविधता में एकता। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, विविधता में एकता, है ना। कैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखो 22 भाषाएं तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ही दी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, जैन, बहुत सारे धर्म भी अवस्थित है ना। बहुत सारे धर्म की यहाँ से उत्पत्ति भी हुई है ना। धर्म के लोग भी साथ में रहते हैं, है ना। बहुत सारी निर्जाति के लोग भी यहाँ पे साथ में रहते हैं, है ना। बहुत सारी निर्जाति के लोग भी रहते हैं। भाषा, धर्म, निर्जाति, ये सब इतनी विविधता होने के बाद भी जब कभी राष्ट्रीयता का प्रश्न उठता है तो सब अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं कि हम एक हैं। तो ये भारत की विविधता में एकता कहलाती है। नेक्स्ट विशेषता आती है हमारी 4th नंबर की, वो आती है सार्वभौमिकता। क्या आती है, सार्वभौमिकता, है ना। भारतीय जो संस्कृति है उसका दृष्टिकोण कौन सा है, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कौन सा है, वैश्विक है। यहाँ पे एक वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, कुटुंबकम। हम क्या पूरे विश्व, पूरी दुनिया को एक कुटुंब की तरह मानते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि भारतीय संस्कृति सार्वभौमिक रूप से दृष्टि 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 मतलब उस तरह से अपना दृष्टिकोण रखती है। नेक्स्ट हमारा आता है 5वें नंबर का, आध्यात्मिक और भौतिकता के मध्य समन्वय। आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता एवं भौतिकता के मध्य समन्वय, के मध्य समन्वय, ठीक है। इसमें हम कैसे पता चलेंगे, ये आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों की ही प्रधानता भारत में मौजूद है ना। जैसे 4 पुरुषार्थ आपने सुने होंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, काम, मोक्ष। 4 आश्रम आपने सुने होंगे, कौन कौन से 4 आश्रम आपने सुने होंगे। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ के बाद क्या आता है, वानप्रस्थ आता है, और चौथा आता है संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम, है ना। तो ये भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष को संतुलित करने के लिए दोनों होते हैं, है ना। धर्म, अर्थ, अर्थ यानी पैसा, काम, मकसद, काम मतलब अपने अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करना, मोक्ष मतलब ईश्वर में विलीन होना, ब्रह्मचर्य मतलब बचपन का जीवन, गृहस्थ मतलब वैवाहिक जीवन, वानप्रस्थ मतलब 75 साल के बाद जब सब अपनी गतिविधियों से पूर्ण हो जाता है व्यक्ति, तो वानप्रस्थ आश्रम जब प्रयोग में आता है। संन्यास मतलब भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग देना, वो संन्यास आश्रम कहलाता है ना। भारत में नगरीकरण
के साथ गणित, चिकित्सा और विज्ञान से भी शिक्षा मौजूद थी। तो साथ ही धर्म, दर्शन एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती थी, है ना। इस तरह की मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की भारत में शिक्षा दी जाती थी। और आपको पता भी होगा कि योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को हर साल, वो भारत की देन है पूरे विश्व को, है ना। इस दिन योग दिवस मनाया जाता है जो शरीर को स्फूर्ति देता है, मतलब तन मन को स्वस्थ रखने में मदद करता है योग। ठीक है। अब हमारी छठी विशेषता है प्रकृति के साथ सह अस्तित्व। प्रकृति के साथ सह अस्तित्व। भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ अपना संबंध मजबूती से बनाए हुए है ना। जैसे गुरुकुल शिक्षा, है ना। गुरुकुल शिक्षा वर्तमान में विद्यमान है ना। पर्यावरण संरक्षण, है ना। पर्यावरण संरक्षण जैसे पेड़ पौधों की पूजा करना, है ना। इस तरह से पवित्र नदियों को पवित्र मानना, है ना। जैसे गंगा नदी, है ना, नर्मदा, उनको होली प्लेसेस की तरह भारतीय संस्कृति में पूजा जाता है ना। तुलसी के तुलसी की पूजा। तो ये भारतीय संस्कृति के साथ, मतलब भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ अपना सह अस्तित्व भी बनाए रहती। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति अनेक धार्मिक सांस्कृतिक रूपों को लेकर चलती है, जिसके अंतर्गत परस्पर विरोधी तत्व भी होते हैं, है ना। परंतु वो इन सबसे अपना सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ती है। ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, विरासत। विरासत, तो विरासत मैंने आपको बताया था, विरासत क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है जो मानव का भौतिक पक्ष है, वो विरासत कहलाता है ना। क्या कहलाता है, मानव का भौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष क्या कहलाता है, विरासत कहलाता है। विरासत का भी हम दो तरीके से विभाजन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहला है प्राकृतिक विभाजन और दूसरा है सांस्कृतिक विभाजन, है ना। विरासत का पहले कर सकते हैं हम प्राकृतिक विभाजन, दूसरा सांस्कृतिक विभाजन। सांस्कृतिक विभाजन, है ना? प्राकृतिक के अंतर्गत हम क्या क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक के अंतर्गत हम लिख सकते हैं पर्वत, है ना, पठार, पर्वत पठार, भूमि, खनिज संसाधन, है ना, खनिज, इनको हम वर्णित कर सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत हम इसको दो भागों में रख सकते हैं। कौन कौन से दो भाग, पहला है मूर्त सांस्कृतिक विरासत, दूसरा होगा अमूर्त। मूर्त में हम क्या क्या रख सकते हैं, मंदिर मस्जिद रख सकते हैं, है ना, मंदिर, स्तंभ कला, सिक्के, है ना, मूर्तियां हैं, सिक्के, किले, है ना, फोर्ट्स जिसे हम बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत रख सकते हैं। अमूर्त के अंतर्गत क्या क्या रख सकते हैं, अमूर्त के अंतर्गत हम रह सकते हैं रहन सहन, किस तरह से हम रहते हैं, रहन सहन, रीति रिवाज, रीति
रिवाज, भाषा, है ना, भाषा, ठीक है, भाषा ये अलग से भाषा, है ना, नृत्य, संगीत, धर्म, दर्शन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये इसके अंतर्गत हमने देख लिया है। अब भारतीय विरासत का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, है ना, भारतीय विरासत का संरक्षण क्यों जरूरी है, कैसे कर सकते हैं, और विरासत का संरक्षण क्यों जरूरी है, विरासत का संरक्षण क्यों जरूरी है। देखो, हमारी विरासत क्या है, हमारी राष्ट्रीय पहचान है। अगर विरासत ही नहीं रहेगी तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, है ना। जैसे मान लो कि ताजमहल हो गया, या कोई ऐसी बड़ी चीज हो गई जिसका हम नष्ट कर देंगे, तो हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो नहीं बच पाएगी। ठीक है, बहुत सारी हस्त निर्मित कलाएं होती है, उसको हम नष्ट कर देंगे, भाषा, इनको हम नष्ट कर देंगे, तो फिर ज़्यादा चैलेंजेस बनने लगेंगे। ठीक है, तो विरासत का संरक्षण इसलिए आवश्यक है। अब विरासत के संरक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां आती है, चुनौतियां क्या क्या आती हैं। चुनौतियां कौन कौन सी आती है, तो सबसे प्रमुख चुनौती कौन सी आती है, सबसे प्रमुख चुनौती आती है कि जो समय के साथ है इन धरोहरों को कैसे इंटेक्ट या सलामत रखा जा सके। समृद्ध विरासत को बनाए और बचाए रखना भी एक चुनौती है ना। प्राकृतिक विरासत जैसे समुद्र, जंगल, मरुस्थल, वनस्पतियों आदि को समुचित विकास योजना के अभाव और उनके निरंतर दुरुपयोग होने के कारण खतरा बना रहता है ना। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, इनसे भी भारतीय विरासत को चैलेंज प्राप्त हुआ है ना। कैसे हुआ है, इससे क्या होता है, वैश्वीकरण से लोग, ज्यादा लोग वहां पे आते हैं, इससे क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है, है ना। विरासतों पर बहुत सारी चीजें लिख दी जाती है, पत्थर वगैरह से वहां पे लिख दी जाती है, तो इससे क्या होता है, इनका दुरुपयोग बढ़ता है ना। किसी दीवार पे कोई कुछ लिख जाता है ना, तो इस तरह से पर्यटन में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, इससे भी चैलेंजेस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सब इसके विरासत के संरक्षण में चुनौतियां हैं। अब इन संरक्षण के उपाय कैसे होता है, विरासत संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। विरासत के संरक्षण, विरासत के संरक्षण के उपाय, पहले हम देखेंगे संवैधानिक स्तर पर, फिर वैधानिक, फिर उसके आगे की प्रोसेस, है ना, जो लीगल वगैरह जो भी रहती है चीजें, उसके बाद हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान में भी विरासत के संरक्षण में बातें कही गई। तो आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में क्या लिखा है, आर्टिकल 49 में लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक स्थल एवं वस्तुओं को खराब होने, इसे हटाने या निर्यात से बचाना राज्य का दायित्व होगा, है ना। भारतीय संस्कृति के बारे में बताता है। इसी तरह एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, 51A किसके बताता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। इसमें कहा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करें, है ना। वनों, नदियों, झीलों एवं वन्य जीवों सहित पर्यावरण को बचाए और उसमें सुधार करे और प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखे, है ना। ये आर्टिकल 51A में जो हमारे मौलिक मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में बताया गया है ना। तो ये तो हो गए संवैधानिक उपाय। अब हम देखते हैं अगले कौन से उपाय है।
1952 में क्या हुआ था, वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ था। इसका गठन हुआ था, वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ था। ये बोर्ड क्या करता है, जो वन्य जीवों को जो भी हानि पहुंचाता है या उनको नुकसान पहुंचाने की गतिविधि करता है, उनकी निगरानी करता है, उन्हें सजा दिलाने का प्रावधान करता है ना। जैसे पक्षी विहार, वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य, है ना, इनमें जो भी इनलीगल एक्टिविटी होती है उनको रोकने का यह प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट उपाय में क्या आता है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, आप सभी को पता होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1972 में आया था। ये भी विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय निधि व्यापार अधिनियम 1876। भारतीय निधि व्यापार अधिनियम, ये कब आया था, 1876 में, अंग्रेजों के जमाने में आया था ये। इसमें क्या बताया था कि अचानक कोई वस्तु मिलने पर लोगों को संबंधित अधिकारियों को सुरक्षित करना आवश्यक है। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार में अचानक प्राप्त होने वाले खजाने को संरक्षित करने के लिए लाया गया था, है ना। एकदम कोई ऐसी चीज प्राप्त होती है तो वो सरकार को बताना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पुरातात्विक विरासत को संरक्षित करने के लिए संसद ने प्राचीन स्मारक, है ना, क्या प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक अवशेष अधिनियम, पुरातात्विक अवशेष अधिनियम, 1958 लाए, है ना। इसमें क्या किया था, पुरातात्विक खुदाइयों से मिली सामग्रियों जैसे मूर्तियां, सिक्के आदि की सुरक्षा की जाएगी, है ना, सरकार के द्वारा की जाएगी। यह अधिनियम कर्जन के समय बने भारत सरकार अधिनियम 1904 का विस्तार है ना, ये इसका विस्तार है। ठीक है, ये क्या सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति या कोई एजेंसी बिना सरकार की अनुमति से पुरातात्विक खुदाई नहीं कर सकती, है ना, कोई भी पुरातात्विक खुदाई सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारत सरकार ने एक योजना चलाई है, कौन सी, हृदय है ना, हृदय परियोजना, ये कब बनाई गई है, 2015 में। 2015 में शहरी विकास मंत्रालय ने पंजाब के अमृतसर से 12 शहरों के लिए राष्ट्रीय विरासत विकास संवर्धन योजना, जिसे हम कौन सी योजना बोलते हैं, हृदय योजना कहते हैं, है ना, विरासत स्थलों के एकीकृत, समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा, है ना। तो ये 12 कौन से शहर है, 12 शहर है, वाराणसी, मथुरा, पुरी, अजमेर, गया, द्वारका, बादामी कर्नाटक का जो है, कांचीपुरम तमिलनाडु में जो है, वल्लनकली जो तमिलनाडु में, अमरावती आंध्र प्रदेश में जो है, वारंगल जो तेलंगाना में, और अमृतसर, है ना। तो ये 12 स्थल हैं, इनको जोड़ने का ये कार्य करेगी। अब विरासत संरक्षण में हम कैसे भूमिका निभा सकते हैं ना, संरक्षण में जनता की क्या भूमिका, जनता की भूमिका क्या हो सकती है। सबसे पहले तो आप सोच सकते हो कि जब आप कभी कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाएं या ऐसी जगह जाएं तो वहाँ पे कचरा ना फेंकें, है ना, कोई पन्नी वगैरह ऐसी जगह ना डालें कि वो ट्रेसेबल ना हो, उससे पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है ना। और क्या कर सकते हैं, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, है ना, जागरूक कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, है ना, वृक्षारोपण कर सकते हैं पर्यावरण के प्रति, है ना, इससे
पर्यावरण संरक्षण को बल प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा संस्कृति के अंतर्गत नेक्स्ट भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ये कब आया था? 1950 में। ठीक है, भारत और दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों एवं आपसी सूझबूझ को स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, है ना। ये परिषद भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय उससे संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना और उनका विकास करना, दूसरों देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम तैयार कर उनको क्रियान्वित करना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य। कार्य क्या क्या है इसके? कार्य है, पहला कार्य है इसका भारत सरकार की ओर से विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का संचालन करना। ठीक है, ये पहला कार्य। दूसरा क्या कार्य है इसका? भारतीय नृत्य संगीत सीखने हेतु विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां देना। ठीक है, दूसरा। तीसरा कार्य क्या है इसका? विदेशों में सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना, अर्थात विदेशों में भारत महोत्सव का आयोजन करना। ठीक है, चौथा क्या कार्य है इसका? फोर्थ, विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय विषयों के अध्ययन की व्यवस्था करना तथा कलाकार मंडलियों का आदान प्रदान करना। पांचवा क्या है इसका? वार्षिक स्तर पर मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना। छठा क्या है? पुस्तकालय की स्थापना करना, है ना, जो लाइब्रेरी वगैरह होती है उसकी स्थापना करना। तो ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 1950 के बारे में हमने लिखा। इस पे आप सोर्स नोट्स बनाकर सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा यूनेस्को, है ना। यूनेस्को, है ना, ये क्या करता है? विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी करता है। विश्व विरासत स्थलों की ये सूची जारी करता है। विरासत स्थल ये सूची जारी करता है। 1972 में यूनेस्को विश्व विरासत अधिनियम बना, जिसके तहत ये विरासत स्थल को सूचीबद्ध करता है और इसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से मानदंड निर्धारित किए गए? कोई साइट्स यूनेस्को में आएगी या नहीं आएगी उसके लिए मानक बनाए गए। अगर वो मानक फॉलो करेंगे तो उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाएगा। वो कौन कौन सा मानक है? पहला कौन सा मानक है? सांस्कृतिक स्थलों के लिए मानव की रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण हो या उत्कृष्ट रचना हो वो। ठीक है, दूसरा, किसी सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर वास्तुकला या प्रौद्योगिकी के विकास अथवा शहर नियोजन अथवा स्मारक कलाओं को प्रदर्शित करता हो, है ना, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी जीवंत या लुप्त सांस्कृतिक कला और संस्कृति का असाधारण प्रमाण होना चाहिए। ये तीसरी इसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये यूनेस्को के बारे में हो गया, है ना। आप एक होमवर्क के रूप में लिख सकते हैं, होमवर्क के रूप में लिख सकते हैं कि भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? भारत में कितने विश्व विरासत स्थल है ना, किसको कब दिया गया, ये आप लिख सकते हैं। आपका नॉलेज बढ़ेगा, इससे आपको काफी इनसाइट्स या नॉलेज की प्राप्ति होगी। विश्व विरासत स्थल, भारत में कितने विश्व विरासत स्थल है और उनकी जानकारी किसको कब इंक्लूड किया गया और उसकी क्या विशेषता है ना। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी रहती है, मूर्त अमूर्त, है ना, मिश्रित, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पवित्र उपवन। पवित्र उपवन, पवित्र उपवन क्या होते हैं?
कुछ वृक्षों से लेकर सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पवित्र उपवन होते हैं, है ना। जो कुछ मतलब कुछ वृक्षों से लेकर सैकड़ों हेक्टेयर में फैले हुए जो क्षेत्र होता है उसको हम पवित्र उपवन की संज्ञा दे सकते हैं। ये जनता के वन है और किसी न किसी देवी या देवता को समर्पित होते हैं, है ना। किसी न किसी देवी या देवता को ये समर्पित होते हैं, देवी देवता को ये समर्पित इनको ये समर्पित होते हैं, है ना। इसमें पशु चराई और शिकाई जो शिकार होता है वो प्रतिबंधित होता है ना। पशु चराई और शिकार हम नहीं करने देते हैं, है ना। केवल सूखी लकड़ियों और को एकत्रित करने की अनुमति होती है। विभिन्न क्षेत्रों में इनके भिन्न भिन्न नाम होते हैं, है ना। पवित्र उपवनों के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मेघालय में क्या बोला जाता है इनको, पवित्र उपवन को मेघालय में जो खासी पहाड़ियों में पवित्र उपवन को क्या बोला जाता है, लिंग दोहो बोला जाता है इनको, है ना। लिंग दोहो इनको खासी पहाड़ियों के आसपास बोला जाता है, या लाकी लांग भी इनको बोलते हैं ना, लाकी लांग, है ना। झारखंड में क्या बोलते हैं इनको, सरना, या झारखंड में बोलते हैं इनको सरना या जहेड़ा, ठीक है। आप ये सरना सर्च करिए नेट पे, इसको आपको कुछ अलग चीज मिलेगी। कुछ सरना सरना से संबंधित कुछ झारखंड में अभी चल रहा है, वहाँ पे कुछ एक्ट वगैरह इसके संबंध में कुछ बातें चल रही हैं। आप इसको देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ अलग जानकारी प्राप्त होगी। झारखंड सरकार इस पे बल प्रदान कर रही है। केरल में क्या बोलते हैं इसको, सरना कोट की चर्चा चल रही है ना। क्या ये सरना कोट क्या है, आप देखिए केरल में क्या बोलते हैं। केरल में बोलते हैं इरिलोंग काबू, इरिलोंग काबू, है ना। राजस्थान में क्या बोलते हैं इन्हें, राजस्थान में इनको बोलते हैं अलवर के आसपास केकड़ी, क्या बोलते हैं, केकड़ी, है ना। केकड़ी को सामलार देह भी कहते हैं, सामलार देह, है ना। इसका प्रमुख वृक्ष कौन सा है, इसका प्रमुख वृक्ष है खेजड़ी, है ना। खेजड़ा का पेड़ आपने देखा होगा शायद, खेजड़ी, है ना। ठीक है? तो ये हमने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जाना। नेक्स्ट वाले जो टॉपिक हमारा आएगा उसमें हम स्थापत्य कला और वास्तुकला के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत